ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। मास्टरमाइंड नीरज करप्शन मिश्रा का हमारे साथ, कांग्रेस से नीरज, इसलिए जेल में जाना पड़ा। ठीक है नीरज जी, आपके लिए तो चिंता बड़ी दूजे किस्म की है। इंडिया अलायंस जो है उसने कांग्रेस को अब दरकिनार कर दिया है। आपके जो साथी हैं वो अब आपको पूछ नहीं रहे। आम आदमी पार्टी जिसके साथ लोकसभा में आपने गठबंधन किया था वो भी अब आपके साथ नहीं है। आपके लिए तो एक अलग तरीके की लड़ाई है दिल्ली में। देखिए अनुराग जी, पहले तो इन घर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने दो ऐसे नेता हैं जो नैतिकता की और प्राथमिकता की हमेशा बात करते थे। तो जब प्राथमिकता थी दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर देने की, तो एक जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना घर बना रहे थे और प्रधानमंत्री जी सेंट्रल विस्टा के तहत अपना घर बना रहे थे। और इनकी नैतिकता क्या थी कि सत्ता में आने से पहले एक गरीब चाय बेचने वाला था जो कहता था कि जैसे देश की जनता जीती है मैं वैसे ही जीकर निकला हूं और देश की जनता को मैं अपने लेवल पर ले आऊंगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि 500 करोड़ का उनका घर बन गया और देश की जनता 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए आज भी संघर्ष कर रही है। और दूसरी तरफ ही हमारे अरविंद केजरीवाल जी, ये तो आम आदमी का मुखौटा पहनकर आए थे और इन्होंने तो कहा था कि मैं तो उसी तरीके का आदमी हूं, 2 कमरे के घर में रह लूंगा, छोटी गाड़ी में चल लूंगा। लेकिन इस पूरी व्यापक चर्चा में देश के 2 मुख्यमंत्रियों के बारे में जिक्र करना अनुराग जी बड़ा जरूरी है। सबसे पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो असली आम आदमी आपको दिखेंगे। आज भी अपने दफ्तर से, कार्यालय से जब घर जाते हैं तो पैदल जाते हैं। उसके बाद अगर गाड़ी की जरूरत पड़ती है तो सरकारी काफिले का इस्तेमाल नहीं करते, एक ऑल्टो कार में चलते हैं। उन्होंने तो आपके सामने वो सादगी की सारी मिसाल रखी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं तो वो जो दूसरी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि कांग्रेस के बारे में बात ना हो, उसको बड़ी सहूलियत से नजरअंदाज किया जाता है। सुक्खू जी का उदाहरण दिल्ली में कैसे काम करेगा ये बताइए। नहीं, देखिए ना, राष्ट्रीय चैनल पर हम लोग अगर डिबेट कर रहे हैं तो आपको उस मॉरल जो नैतिकता की मैं बात कर रहा हूं उसको तो सामने रखना होगा। और मैं इसीलिए तेलंगाना, क्योंकि देश के सबसे अमीर प्रदेशों में से, मैं उसके मुख्यमंत्री को भी बीच में ला देता हूं। रेवंत रेड्डी ने, क्योंकि जैसा किला दिल्ली में बना है वैसा एक प्रगति भवन नाम का किला हैदराबाद में हुआ करता था। आप लोगों की एंट्री वहां भी नहीं होती थी। सरकार बनने के पहले दिन प्रगति भवन का नाम बदल के उसे प्रजा भवन बनाया गया और कहा गया कि ये बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पर ये चलेगा। मुख्यमंत्री उसमें रहते नहीं है, वो प्रजा के लिए खोल दिया गया, जो वहां के लोकल राज्य के लिए। तो ये जो नैतिकता की बात मैं लेकर आया, इसमें यह समझना जरूरी है कि देश की जनता तो उसी को देखेगी जो करके दिखाती है। और जहां तक रही हमारे घटक दलों की बात, देखिए दिल्ली का चुनाव है, उसी क्रिकेट मैच की तरह है जो रणजी ट्रॉफी में 2 प्लेयर आमने सामने खेलते हैं। इंडिया के लिए जब खेलने पहुंचते हैं तो वो एक टीम में हो जाते हैं। आज दिल्ली की जनता सीधी सीधी सवाल तो ये पूछती है कि ये महलों के चक्कर में जो बुनियादी सवाल हैं, ये प्रदूषित हवा, ये गंदा पानी, सड़कों के ऊपर गड्ढे, बच्चों की कम होती उम्र क्योंकि प्रदूषण से 20 साल कम उम्र हो रही है। और सबसे मजेदार बात आपको बताता हूं, इतनी भयावह बात है कि यमुना के ऊपर अब जब सैंपलिंग हुई है, जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप मानेंगे कि उसके अंदर मलमूत्र का लेवल मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा है। वो ग्रेड ई का पानी है जिसमें आप गाय भैंस को नहीं नहला सकते। आप वहां छठ की व्रतियों को कहते हैं आप छठ पूजा कर लीजिए, उसी पानी को आप कहते हैं ट्रीट करके आप पी लीजिए। तो ये बुनियादी सवाल इन महलों के सवाल में ना छुप जाए। नीरज जी, मैं तो हर डिबेट में याद दिलाता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था दिल्ली की जनता से कि अगर 2025 से पहले मैं यमुना में डुबकी न लगाऊं तो मुझे वोट मत देना। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसे लेकर के मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूं। अनुराग जी, मैं सिर्फ एक लाइन ऐड कर दूं अगर आपकी बोल लीजिए। देखिए, सिर्फ ये आम आदमी से मत पूछिए, क्योंकि दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस है। जितनी कमियां इनकी हैं उतनी ही केंद्र शासित, जो केंद्र की सरकार है मोदी जी की, उसकी भी है। आज अगर यमुना साफ नहीं हुई तो उसका जवाब मोदी जी को भी देना चाहिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं। दिल्ली के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए, सिर्फ इनको नहीं। तो बीजेपी को सहूलियत मत दीजिए, क्योंकि इस पूरे कांड में ये दोनों मिले हैं। ये दोनों मिले हुए हैं जी। नीरज मिश्रा जी, दिल्ली की जनता तय करेगी कि उसे किसको सहूलियत देनी है और किसको सजा देनी है। लेकिन मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे संजीव कौशिक जी कि शीला दीक्षित कहा करती थी कि मैंने दिल्ली को इतना तैयार कर दिया है कि दिल्ली 2024 तक अपने आप चल सकती है। तो अगर माना जाए उनकी बात को सच, तो 2024 तक तो दिल्ली कांग्रेस के प्रयासों से चली है, आम आदमी पार्टी का उसमें क्या है? ये तमाम मुद्दे, यमुना का मुद्दा, प्रदूषण का मुद्दा और भी तमाम मुद्दे जिन पर आप हमेशा जवाब देने से बचते हैं, उन्हें छोड़ करके अब आप हिंदुत्व की राह पर हैं। अब आपने सनातन सेवा समिति बना ली है। तो ये आप
किस पिच पर खेलना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेलना चाहते हैं या कोई एक नई पिच आम आदमी पार्टी ने तैयार की है? दो मुद्दा आपने दिखाया अनुराग जी, दोनों पे बारी बारी से मैं बात करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जब आप ये बात कहते हैं कि दिल्ली के अधिकार में क्या है और केंद्र के अधिकार में क्या है, दिल्ली एक मिला जुला ऐसा राज्य है जिसमें केंद्र के हिस्से में कुछ है और कुछ राज्य के हिस्से में है। राज्य के हिस्से में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन है। इन सब चीजों को यदि आप गौर से देखेंगे तो इस सब में कहीं भी हम फिसड्डी होते हुए नहीं, बहुत ही मजबूत, बहुत शानदार तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे। हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जो राज्य अपने बूते पर्यावरण पे काबू पाले जब तक केंद्र का उसको सहयोग नहीं मिले। केंद्र के हिस्से में जो काम है, केंद्र को जो सहयोग करना चाहिए, जिस तरह से केंद्र राह ठानती है इन सब कामों में, आज सवाल पूछने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी ये सवाल पूछेगी, आज सवाल पूछने के लिए कांग्रेस भी हमसे सवाल पूछेगी। लेकिन जब असहयोग की बात करती है केंद्र सरकार तो उस समय किसी को कुछ समझ में नहीं आता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहाँ के यदि सांसदों को यदि दिल्ली की जनता ने जिता के भेजा है तो केंद्र की भी कुछ जिम्मेदारी होगी। क्या करेंगे ये लोग? आखिर ये लोग केवल सवाल करने के लिए इन लोगों को दिल्ली की जनता ने जिताया है या फिर इन पर्यावरण पे बात करने के लिए जिताया है? ये प्रशासनिक अधिकारों या प्रशासनिक जिस तरह से फेल्योर है दिल्ली की जनता, जिस तरह से त्राहिमाम कर रही है, उस पर बात करने के लिए बनाया है। कुछ तो संभाल लो। हमारे जिम्मे में जो है मैंने काम किया है, मैं फिर उसी मुद्दे पे आता हूं कि डंके की चोट पे मैंने काम किया है और बेहतर काम किया है। यही लोगों के बीच में मैं लेके जा रहा हूं, मैं छुप नहीं रहा। ठीक है, सनातन सेवा समिति पे जवाब दीजिए। ऐसा राजनेता आपको मिलेगा जो कहेगा कि हमने काम किया है। और सनातन सेवा समिति की आपको पता है कि उनमें जो लोग आए थे आज हमारे यहाँ हमारे कार्यालय में, वो लोग कौन थे? वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नींव रखने वाले लोग थे। बहुत उम्मीदों के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और भारतीय जनता पार्टी से वो नजदीकी रिश्ता कायम किया था उन्होंने। आज उनको लगा कि कोई तो ऐसी पार्टी है जो डंके की चोट पे ये बात कहती है कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, दावे के साथ कहती है, और उनको यकीन होता है कि नहीं, ये व्यक्ति हमारे लिए काम करने वाला है। समाज के उस वर्ग की चिंता जिसके तरफ जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा राजनीति की है, उनके बारे में कभी सोचा क्या? इनको यदि पेट में दर्द है, मड़ोर है, तो खुल के बोले कि इस तरह की योजनाएं हम नहीं चलने देंगे, नहीं चाहिए हमें। और यदि ये समर्थन करते हैं तो बात यही नहीं रुकती है। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, खुल के कहें कि हम 20 राज्यों में इस तरह की सुविधाएं लागू करेंगे। ये दोनों में से कुछ नहीं बोलेंगे। इनसे जब ये सवाल पूछे जाएंगे, दाएं भागेंगे, बाएं भागेंगे, सामने कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे। ये मैं फिर कह रहा हूं कि हमने जो काम गिनाए हैं, जो काम किए हैं, उसके आधार पर ठीक है। जफर इस्लाम साहब, आप कह रहे थे दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को सही रास्ता दिखाएगी, लेकिन सही रास्ता सही मायनों में तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को दिखा रही है। 20 राज्यों में आपकी सरकार है, ये तो आपको करना चाहिए था जो आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए, हकीकत यह है कि हमने कई ऐसे सरकारी निज़ाम से तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो आती है उसको ज़मीन पे उतरने ही नहीं दिया, महरूम रखा। इसलिए उन सब स्कीम से, जैसे हमारे किसान भाई के लिए, किसान भाई बहनों के लिए जो स्कीम है, आपको पीएम सम्मान नहीं, पीएम सम्मान निधि उन्होंने दिया नहीं। आयुष्मान भारत जो एक आम नागरिक के लिए सबसे ज़्यादा सुविधा लेकर आती है, आयुष्मान भारत, उसका भी फायदा नहीं हुआ वहाँ दिल्ली की जनता को। ये लाख इस तरह के अपने ढिंढोरे पीटते रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपनी सरकार बना रही है। ठीक है। और ये जहाँ जाते हैं इनकी जमानत जब्त होती है। अभी बगल में देखिए, हरियाणा में इलेक्शन हुआ, जमानत जब्त, कहीं और उछल कूद के गए, वहाँ जमानत जब्त, कहीं मध्य प्रदेश में गए, वहाँ जमानत जब्त, वो राजस्थान में गए, वहाँ जमानत जब्त। यहाँ भी इस बार मैं आपको बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी और ये दोनों एक साथ जो है, दिल्ली में चुनाव है, इंडिया अलायंस के दो जफर साहब दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली पे बात कीजिए, हरियाणा में मत भागिए जफर साहब, दिल्ली में चुनाव है। दिल्ली की बात कर, अरे भाई मैं कह रहा हूँ तुम्हारी सारी जमानत जब्त हो रही है और अब दिल्ली में भी होने वाली है। भाई साहब यही कह रहा हूँ, अब दिल्ली में ही जमानत जब्त होने वाली है। 26 साल से जो व्यक्ति जो पार्टी दरवाजा अंदर से झांकने का प्रयास कर रहा है, दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता दिखा रही है, गृह मंत्री से दरवाजे आपको अभी दिल्ली से बाहर झांकना पड़ेगा। नहीं, दिल्ली से बाहर झांकना पड़ेगा अभी। अब दिल्ली में आपके लिए कोई जगह नहीं है। बहुत आप लोगों का आंखों में धूल झोंक लिया, बहुत आंखों में धूल झोंक लिया, आप नहीं झोंक सकेंगे। दिल्ली की जनता आपको जगह नहीं देने वाली है।
आप देखिए अभी रिजल्ट आ जाएगा 8 तारीख को। ठीक है, आपके पास ठीक है, जवाब 8 नहीं अभी रहेगा। बहुत दूर है, ये 8 बात अभी सुन बहुत लीजिए, दूर है। 8 उससे पहले तो हम तारीख कई को बार आप- बैठ लेंगे दिल्ली इलेक्शंस को लेकर। आचार्य विक्रमादित्य, एक महीने के बाद आपके आवाज नहीं निकलेगी भाईजान। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य तो दिल्ली में ही रहते हैं, तो उनका रिएक्शन बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। सनातन सेवा समिति, इससे पहले पुजारी ग्रंथी योजना, आपकी प्रतिक्रिया क्या? सनातन की राह पर अब अरविंद केजरीवाल चल पड़े हैं, जो कभी सनातन चुनावों से पहले उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हुआ करता था। और सवाल मेरा आचार्य जी ये भी है कि चुनावों से पहले क्यों याद आई पुजारी ग्रंथी की, सनातन सेवा समिति की? देखिए, जब मुसीबत आती है तभी भगवान की याद आती है। और इस वक्त स्थिति जो है दिल्ली के अंदर, आपको पता है कि मौलाना लोग तथाकथित तौर पर किस प्रकार से हाउ हल्ला कर रहे हैं कि 2-2 साल से सैलरी नहीं मिली है। हाँ। और ऐसे में सनातन के लिए देर में याद आई है। मैं कहूँ वैसे तो एक बात समझनी चाहिए कि कोई नृप हो, हमें कोई हानि नहीं है। सनातन तो जिसके लिए कोई जो भी कार्य कर ले उसका धन्यवाद है। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति तब समझ में आती है कि जो सनातन की बात तो आज कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर पे कहते थे कि नानी ने कहा है कि ऐसे में मंदिर में, उसके बाद जो स्थिति है, कहा था, जो वर्ड यूज किए थे सबको पता है कि नानी ऐसे मंदिर में भगवान राम नहीं बैठेंगे, वो बात जो कहानी है हर एक को पता है। लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने पलटी मारी है, उसके बाद राम मंदिर भी हुआ है, उसके बाद राम मंदिर भी हुआ है, तो वो नानी से पूछना चाहिए जाके कि भैया कि नानी जब अब कैसे राम बैठ गए वहां पर। जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था तब इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था। इसके लिए सनातनी कभी इन पर विश्वास करेगा नहीं पूरी तरह से। और अभी एक नया मुद्दा और उठा था कि जो सनातन मंदिर के अंदर अर्चक हैं उनके लिए जो कितने 18,000 रुपए सैलरी देने की बात की, तो साफ तौर पर रंग बदलते हुए केजरीवाल साहब नजर आ रहे हैं। लेकिन जो कर रहे हैं, मैं कहूंगा चलिए कुछ ना कुछ तो किया। लेकिन मेरी एक पहले भी इल्तजा थी, पहले भी रिक्वेस्ट करी थी हमने, माननीय मुख्यमंत्री की जो सरकार थी उसके 2 महीने का एडवांस दे देते, जैसे योगी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों को दिया था, वो दे सकते थे। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि आमतौर पर बाद में देंगे परेंगे, बहुत सारी बातें बदल जाती हैं, तो इसके लिए विश्वास करने की होगा। क्योंकि अभी भी दे रही थी महिलाओं को चुनाव 2024। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी 2100 रुपए वो भी मिलने की बात की जा रही है कि ये कौन से जुमले हैं जो सामने उपस्थित किए जा रहे हैं। सनातनी फिर ठगा ना जाए किसी प्रकार से, क्योंकि रंग बदलते जिस प्रकार की राजनीतिक दौर चल रहा है और जिस प्रकार से हर एक को ठगा जा रहा है, मौलाना लोग छाती पीट ही रहे हैं हर सड़क पे खड़े होके, तो कौन विश्वास करे। ये बड़ा विचित्र दौर है जिसमें विश्वास करना भी इन राजनेताओं पे बड़े विशिष्ट स्थिति होगी। मैं तो कहूंगा एक बात और उठाऊंगा, मैं तो कहूंगा सनातन की बात कर रहे हैं तो इस वक्त बीजेपी की सरकार भी है, इस्लाम साहब, बीजेपी की सरकार भी है, उनको भी सनातन बोर्ड के बारे में सोचना चाहिए। आज केजरीवाल साहब ने दाव खेल दिया है। अभी आप हरियाणा की बात कर रहे थे तो हरियाणा में भी कम से कम करवा दो, तब तो वास्तविक तौर पर लोगों को सत्य मालूम चलेगा कि सब लोग कर रहे हैं। तो और भी सरकारों को ये करना चाहिए कि सनातन के अंदर उत्थान का कार्य करना चाहिए। ये दौर तो आया है कि सनातन के बारे में सोचना तो शुरू हुआ, राजनीति नहीं तो सनातन से तो ऐसा ये सौभाग्य हमारे को प्राप्त हो रहा है कि सनातन से लोग घृणा नहीं कर रहे हैं। नहीं तो राजनीतिक तौर पर आपको याद होगा कि ऐसा दौर होता था कि सनातन भगवान का नाम लेने से बहुत दूर बैठते, लेते सब थे, भगवान मंदिर में जाते सब थे क्योंकि आराध्य वही है, क्योंकि जाना वही है, लेकिन सामने आकर टोपी पहन लेते थे। अब सनातन की जय हो रही है, यानी हिंदू वोट